अच्छा, ये लेक्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप पहले जो प्रेशर्स वाला लेक्चर है ना इसी यूनिट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही वो लाजमी देख लें। अच्छा, ब्रीदिंग साइकिल आपको पता है कि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक होती है इंस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एयर इनटू द लंग्स, और एक होता है एक्सपायरेशन, द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, अब इंस्पायरेशन जो है क्वाइट इंस्पायरेशन, मतलब कि जैसे अभी आप बैठे हैं तो इस दौरान सिर्फ एक मसल यूज हो रहा होता है, वो है डायाफ्राम। ठीक है, अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंस्पायरेशन में कि जब आपने इंस्पायर करना है ज़्यादा, ठीक है, होता तो एक्टिव प्रोसेस ही है ना, ठीक है, तो जो हेल्प कर सकती है चीज़ वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के दो एक्शंस होते हैं, एक तो ये रिब्स को अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है, ठीक है, और दूसरा ये स्टर्नम को आउटवर्ड मूव करता है। ठीक है, अब होना क्या है, जैसे कि ये अगर एक है बकेट, ठीक है, उसके थे ये दो हैंडल, ठीक है, फर्ज करें कि हम इन हैंडलों को उठा के ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप मेजर करते हैं इस एरिया को तो ये छोटा है, इस एरिया को करते हैं तो ये बड़ा है। यही वाला काम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कर रहे हैं कि रिब्स को उठा के साइडों पे बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में स्पेस बढ़ जाती है और थोरेसिक कैविटी का साइज़ बढ़ जाता है। तो ये होती है जो मूवमेंट है, जो रिब्स को अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करना है, इसको हम कहते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट। ठीक है, दूसरा काम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कर रहा है कि स्टर्नम को आउटवर्ड मूव कर रहा है, मतलब कि ये है आपका वर्टिब्री, ये है आपकी स्टर्नम, ठीक है, और ये आ गई आपकी रिब्स। ठीक है, अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ने जब एक्ट करना है, ठीक है, तो रिब्स को अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, और दूसरा काम क्या करेंगे कि स्टर्नम को ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ लेके जाएगा ना, तो स्टर्नम ऐसे ये बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, बाहर की तरफ आएगी तो ये पंप हैंडल मूवमेंट होगी, स्टर्नम अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये एक हैंड पंप होता है ना, ठीक है, ये हैंड पंप है, ठीक है, ये उसका हैंडल हमने बना दिया। अब ये जो हैंडल है इसकी मूवमेंट तो ऊपर नीचे ही होगी ना, तो ये स्टर्नम को जो आउटवर्ड मूव करवा रहा है इसको हम कहते हैं पंप हैंडल मूवमेंट। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल यूज नॉर्मली नहीं होता, जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो तब होगा इंस्पायरेशन के दौरान। ठीक है, कुछ और एक्सेसरी मसल्स हैं इंस्पायरेशन के, उसमें आपके पास आ जाते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, एंटीरियर स्केलीन मसल्स और पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, तो ये आपके एक्सेसरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन है। ठीक है, इंस्पायरेशन होगी आपकी यहाँ पे ख़त्म। अब आती है एक्सपायरेशन की बारी। एक्सपायरेशन जो है नॉर्मली होती है पैसिव, मतलब कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं ना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, ये बेसिकली रिलैक्स कर जाते हैं तो एक्सपायरेशन हो जाती है। ठीक है, एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, नॉर्मली तो होता है ये, लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है मसल्स की, तो वो फिर दो चीज़ें हैं, एक है इंटरनल इंटरकॉस्टल और एक है एब्डोमिनल मसल। ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल जो है ना, ठीक है, ये एक्सेसरी मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन है। ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल ने क्या करना है कि बेसिकली इन्होंने रिब्स को डाउनवर्ड मूव करवाना है। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल अपवर्ड मूव करवा रहे थे, इंटरनल डाउनवर्ड मूव करवाएंगे और उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, और एब्डोमिनल मसल्स का क्या काम है कि होता ये है कि एब्डोमिनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे एब्डोमिनल रेक्टाइल कॉन्ट्रैक्ट किए तो एब्डोमिनल कंटेंट्स को ऊपर पुश करेंगे, वो डायफ्राम पे पुश करेगा और अल्टीमेटली एयर जो है वो बाहर एक्सपेल हो जाएगी। तो ये है आपकी एक्सपायरेशन। अब जो पूछे गए एमसीक्यूज के बारे में वो ये है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपायरेटरी मसल एब्डोमिनल रेक्टाइल है, मसल असिस्टिंग इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन एब्डोमिनल है, एंट्रोपोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होता है बाय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये बेसिकली डायफ्राम से होती है, कभी कभी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मिल जाता है, एक्सेसरी में स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, एंटीरियर स्केलीन और पेक्टो मेजर। एक्सटर्नल
नॉर्मली जो है कोई मसल इस्तेमाल नहीं होता, एक्सेसरी मसल्स में इंटरनल इंटरकोस्टल आ जाते हैं और साथ ही साथ आ जाता है आपके पास रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, दैट इज इट। अब चलते हैं ब्रीदिंग साइकिल पे जो आपका लिखा हुआ है इन BRS। देखिए होना क्या है कि जब आपकी इंस्पायरेशन शुरू होनी है, ठीक है, पहले क्या होना है, आपके जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मैं फिर कहूँगा कि इससे पहले आप प्रेशर वाला एक दफ़ा लेक्चर देख लें। देखिए आप ज़रा गौर से देखिए होना क्या है कि इंस्पायरेशन से पहले आपके इंस्पिरेटरी मसल्स जो हैं उन्होंने किया कॉन्ट्रैक्ट, जैसे डायफ्राम ने किया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो चली गई नीचे। जब वो चली गई नीचे थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुई साइज में, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुई साइज में लंग्स एक्सपैंड हुए, थोड़े से लंग्स एक्सपैंड हुए तो जाहिर बात है कि अंदर एयर तो उतनी थी, तो एल्वेओलर प्रेशर गया नेगेटिव में, एक तो चीज़ हो गई है, ठीक है। अब लंग्स जो है थोरैसिक कैविटी साइज में इंक्रीज हुई तो वो जाहिर बात है कि जो आपकी प्लेरा है, ठीक है, वो स्ट्रांगली एडेरेंट है विद द थोरैसिक वॉल, ठीक है, तो उसकी वजह से अब इंट्राप्लूरल स्पेस भी इंक्रीज होगी, उधर जब एयर तो उतनी है, ठीक है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर भी कम होगा, ठीक है, तो सक्शन एक डेवलप होगी। इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव में गया, ठीक है, नेगेटिव में ऑलरेडी था, मजीद नेगेटिव में गया, ठीक है, एल्वेओलर प्रेशर नेगेटिव में चला गया, मतलब कि कंपैरेटिवली कम हो गया एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वजह से अब अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक, ठीक है, तो एयर जो है वो रश इन करेगी और इंस्पायरेशन हो जाएगी, मतलब कि सारे का सारी एयर जो है वो अंदर की तरफ आएगी और इंस्पायरेशन हो जाएगी, और जैसे जैसे एयर अंदर आना शुरू होगी तो एल्वेओलर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो थी आपकी इंस्पायरेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पे जो है एक्सपायरेशन। अब हम चलते हैं एक्सपायरेशन पे। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि देखिए अब आपके जो मसल्स थे, ठीक है, वो इंस्पायरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट करना कर गए बंद, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता एल्वेओलर प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा। एक टाइम आएगा एल्वेओलर प्रेशर इंक्रीज होगा अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब कि अब प्रेशर जो है वो अंदर बढ़ गया और बाहर कम है, तो फिर अंदर से बाहर एक्सपेल हो जाएगी एयर। ये देखिए अंदर से बाहर एक्सपेल हो गई एयर, तो ये है एक्सपायरेशन, ठीक है। इस दौरान जो आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर है, क्योंकि अब आपकी थोरैसिक कैविटी वापस अपनी जगह पे आ रही है ना, ठीक है, तो प्लूरल स्पेस भी कम ही हो रही है, ठीक है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो वापस रहेगा, वो नेगेटिव ही, लेकिन कंपैरेटिवली कम नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का साइकिल, जिसको हम ब्रीदिंग साइकिल कहते हैं। एक और चीज़ जो BRS में लिखी हुई है ना, वो क्या है कि जो एक पेशेंट आता है आपके पास, अगर एक पेशेंट है COPD का, ठीक है, तो होता क्या है कि उसको आदत हो जाती है, जैसे एम्फिज़म है ना, एम्फिज़मा में उसे आदत हो जाती है कि वो पर्स्ड लिप्स के साथ ब्रीथ करे, मतलब कि उसके होंठ जो है वो थोड़े से बंद रहते हैं ताकि पीछे उसके रेजिस्टेंस रहे, और जो आपका एल्वेओलर प्रेशर है, ये इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर की बात हो रही है असल में, ठीक है, वही वाली चीज़ है कि वो बढ़ा रहे, ताकि जब वो बढ़ा रहेगा ताकि एल्वेओलर कोलैप्स ना हो। और COPD में या एम्फिज़मा में मसला ये होता है कि आपका एल्वेओलर कोलैप्स होता है, तो उसी को रोकने के लिए आप ये करते हो कि पर्स्ड लिप्स के साथ सांस लेने लग जाते हो। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका ब्रीदिंग साइकिल के ऊपर। अब आप इसको पढ़ें बुक से तो आपके लिए ये इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिटेल में डिस्कस करना है दैट इज़ द रिसेप्टर्स फॉर ब्रीदिंग। अब रिसेप्टर्स फॉर ब्रीदिंग में आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, कि एक आते हैं आपके पास, सबसे पहले आते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स का मतलब है कि इन्होंने कोई केमिकल सेंस करना है, और दूसरे आपके पास आ जाते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, यानी कि इन्होंने कोई मैकेनिकल चीज़ जो है ना वो सेंस करनी है। अब जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपने याद रखना है कि वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल और एक होते हैं पेरिफेरल। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं आपके इन द ब्रेन स्टेम, in the cerebellum, in the
हाइपोथैलेमस एंड इन द मिड ब्रेन। नाम से पता चल रहा है ना सेंट्रल है। और पेरिफेरल जो हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपकी दो जगह पे होते हैं। एक तो होते हैं एट द बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड और एक होते हैं एओर्टिक आर्च में, ठीक है। एक तो इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि सेंस किस चीज़ को करती हैं। याद ये रखना है कि जो पेरिफेरल है ना, ठीक है, वो OCP को सेंस करते हैं, यानी कि PO2 अगर बेसिकली कम हो जाए लेस देन 60 उसको सेंस करेंगे, ठीक है। PCO2 अगर बढ़ जाए उसको सेंस करेंगे, ठीक है। और आखिरी चीज़ है pH, अगर pH जो है वो कम हो जाए तो उसको सेंस करेंगे। तो इसका निमोनिक मैंने आपको क्या बताया था अभी, OCP, ठीक है। जबकि जो सेंट्रल हैं उसमें आपने याद रखना कि O निकाल देना है, ठीक है। यानी कि PCO2 और pH को सेंस करते हैं ये आपके कीमो रिसेप्टर्स जो सेंट्रल होते हैं। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स PCO2 और pH को सेंस करते हैं सिर्फ, जबकि पेरिफेरल जो हैं वो PO2 को भी साथ सेंस कर रहे होते हैं। तो ये हैं आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। अब चलते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स की तरफ, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके 4 होते हैं जो आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले आपके आते हैं लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स। लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि जब लंग्स स्ट्रेच होते हैं तो ये एक्टिवेट होते हैं और कहते हैं जी बस इससे आगे लंग्स एक्सपैंड नहीं होंगे। तो बेसिकली ये जब एक्टिवेट होते हैं तो ये ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी को और ब्रीदिंग डेप्थ को कम करते हैं। तो लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स बेसिकली ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी और ब्रीदिंग रेट को कम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे आपके मैंने बताए हैं, अभी बताऊंगा आपको, वो है आपके इरिटेंट रिसेप्टर्स। इरिटेंट रिसेप्टर्स आपके मौजूद होते हैं इन द एयरवे एपिथेलियल सेल्स और ये बेसिकली स्टिमुलेट होते हैं बाय नॉक्शियस स्टिमुलाई, ठीक है। नॉक्शियस स्टिमुलाई से ये इरिटेट होके एक्टिवेट हो जाते हैं। तीसरे जो टाइप ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो हैं आपके जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स। जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, इंपॉर्टेंट ये नाम से ही पता चल रहा है। एक तो बात याद रखें कि ये एल्वियोलर वॉल्स में होती हैं। अब जक्स्ट्रा कैपिलरी हैं तो कैपिलरी के साथ रिलेशन है, कोई हार्ट फेलियर वगैरह होता है ना, ठीक है, जैसे लेफ़्ट हार्ट फेलियर हुआ है या राइट हार्ट फेलियर हुआ है, ठीक है। लेकिन लेफ़्ट हार्ट फेलियर में ऑब्वियसली लेफ़्ट हार्ट फेलियर में एल्वियोलर वॉल्स में जो है वो हाइपरटेंशन होगी तो उसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और आखिरी हैं आपके जॉइंट एंड मसल रिसेप्टर्स। नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पे होंगे, ये जॉइंट्स में होंगे और मसल्स में होंगे। बेसिकली जब जॉइंट्स और मसल्स की मूवमेंट होती हैं तो ये एक्टिवेट होते हैं और ये बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देते हैं। तो दोबारा से रिसेप्टर्स ऑफ ब्रीदिंग दो तरह के हैं, कीमो रिसेप्टर्स है, मैकेनो रिसेप्टर्स है। कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंट्रल हैं और पेरिफेरल हैं। सेंट्रल जो है वो ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और मिड ब्रेन में होते हैं और पेरिफेरल जो है वो बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड और एओर्टिक आर्च में होते हैं। सेंट्रल ने सिर्फ CP को जो है ना वो सेंस करना है, यानी कि CO2 और pH को, जबकि जो कीमो रिसेप्टर्स है उन्होंने OCP को सेंस करना है, PO2 को भी साथ सेंस करेंगे अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड pH। जो मैकेनो रिसेप्टर्स है वो 4 हैं, लंग स्ट्रेच, इरिटेंट, जक्स्ट्रा कैपिलरी एंड जॉइंट एंड मसल। लंग स्ट्रेच ने बेसिकली लंग्स में होते हैं, नाम से पता चल रहा है, और जब लंग स्ट्रेच होते हैं तो ये एक्टिवेट होते हैं और ये कहते हैं जी बस इधर ही रोक दो। जो इरिटेंट हैं वो बेसिकली इन द एयरवेज होते हैं, ठीक है, और ये नॉक्शियस स्टिमुलाई को बेसिकली सेंस कर रहे होते हैं, उसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं। जो जक्स्टा कैपिलरी हैं ये बेसिकली एल्वियोलर वॉल्स में होते हैं और ये बेसिकली ये जब लेफ्ट हार्ट फेलियर वगैरह होता है तो उसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं। और जॉइंट एंड मसल रिसेप्टर्स जो हैं ये ऑब्वियसली जॉइंट और मसल्स में होते हैं और जब उनकी एक्टिविटी बढ़ती है जॉइंट्स की या मसल्स की तो उसके बाद ये एक्टिवेट होते हैं और ये रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है।
So this was all that you needed to know about